अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बेटा जी, मैं आप लोग के साथ जो आज टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री। और आज मैं इस टॉपिक में थर्मोकेमिस्ट्री का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ईयर। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है आपकी बुक में कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। तो जल्दी से हम हेडिंग लगाते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स बच्चों, हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं एनर्जी चेंजेस के बारे में। कहीं पे भी किसी भी जगह जब एनर्जी में कोई चेंज आएगा उसको साइंस की जो ब्रांच स्टडी करेगी उसे क्या बोला करेंगे हम? थर्मोडायनामिक्स। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द एनर्जी चेंजेस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। एनर्जी चेंजेस। ओके, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि थर्मोडायनामिक्स क्या होती है। साइंस की वो ब्रांच जो एनर्जी चेंजेस के बारे में स्टडी करे उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक्स। चलें, अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। तो इसका हेडिंग लगा ले, थर्मोकेमिस्ट्री क्या? थर्मो केमिस्ट्री। बच्चों याद रख लो, थर्मो का मतलब होता है हीट, या हम एनर्जी भी कह लेते हैं। और केमिस्ट्री हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आमतौर पे कहा जाता है कि वो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री का मतलब क्या बता दिया है? केमिकल रिएक्शन। बच्चों याद रख लो, जब कभी केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस दौरान एनर्जी में या हीट में चेंज आता है। उस चेंज को स्टडी करने के लिए जो केमिस्ट्री जाती है उसका नाम क्या होता है? थर्मोकेमिस्ट्री। तो याद रख लो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ heat changes during a chemical reaction. Energy changes during the chemical reaction is called thermochemistry. तो कैसे लिखेंगे? The branch of chemistry that deal with the energy changes during a chemical reaction is called thermochemistry. मीन्स हमारे दो पॉइंट हो गए, थर्मोडायनामिक्स क्या है और थर्मोकेमिस्ट्री क्या है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी बोला ना कि केमिस्ट्री में जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे एनर्जी में चेंज आता है। कैसे चेंज आता है? या तो वहां एनर्जी अब्सॉर्ब होती है या फिर वहां एनर्जी रिलीज होती है। तो उसकी वजह से वहां एनर्जी में क्या आएगा? चेंज। और उस चेंज को जब हम स्टडी करेंगे तो वो केमिस्ट्री क्या कहलाएगी? थर्मोकेमिस्ट्री।
तो इसलिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, कहता है व्हाई heat is absorbed or released during a chemical reaction। तो क्वेश्चन बनाओ। हमारा थर्ड पॉइंट, why heat is absorbed or released during a chemical reaction। केमिस्ट्री में जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस दौरान हीट या एनर्जी क्यों रिलीज या क्यों अब्सॉर्ब होती है। तो बच्चों एक बात याद रख लो, मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 पॉइंट्स बताता हूं हमेशा, उनको याद रख लो तो इंशाअल्लाह ये सवाल सही होगा। बच्चों याद रखना, केमिस्ट्री में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उस दौरान 2 काम होते हैं, या तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है या फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट यही है कि ड्यूरिंग अ chemical reaction क्या हो रही होती है जी, बॉन्ड ब्रेकिंग या फिर क्या होगी बॉन्ड की फॉर्मेशन। इसके अलावा तीसरा काम कोई भी नहीं होता। ओके, दूसरे पॉइंट पे और इसी क्वेश्चन के बच्चों एक बार याद रखना, आप चैप्टर 6 में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मींस ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी, जिसमें हीट रिलीज होती है, और बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें एनर्जी क्या होती है, अब्सॉर्ब। इट्स मीन कि ये जो हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग है, यहां एनर्जी क्या हो रही है, अब्सॉर्ब, और यहां एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। तो इसका मतलब यह है कि हमारा क्वेश्चन तो फिर बिल्कुल ठीक है कि हीट एनर्जी क्यों रिलीज या अब्सॉर्ब होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम इतना भी बोल दें तो हमारी बात का जवाब हो गया। क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन के दौरान 2 काम होते हैं, या तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है या फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग हुई तो एनर्जी वहां अब्सॉर्ब होगी, और अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई तो वहां एनर्जी क्या होगी, रिलीज। इस वजह से बच्चों याद रख लो, हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होती है, उन दोनों की टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होती है, डिफरेंट। क्योंकि अगर रिएक्टेंट ने एनर्जी अब्सॉर्ब की है तो प्रोडक्ट में उनकी एनर्जी और होगी, अगर उन्होंने एनर्जी वहां रिलीज की है तो प्रोडक्ट में उनकी एनर्जी क्या होगी, और। तो याद रख लो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के पास जो टोटल एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट के पास उतनी नहीं होती। तो उस एनर्जी डिफरेंस को जो वहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान पैदा होता है बच्चों से हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। तो थर्ड पॉइंट इसी के अंदर मैं ये बोलता हूं हमेशा कि in a chemical reaction, in a chemical reaction, the total energy of reactants and
प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट और इसी एनर्जी डिफरेंस को बच्चों हम क्या नाम देते हैं? यही एनर्जी डिफरेंस बच्चों याद रखो क्या कहलाता है? हीट ऑफ रिएक्शन। चलें जी, हमारे पास 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए कि केमिकल रिएक्शन में एक बात तो आप लोगों को कंफर्म होगी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा उस दौरान या तो एनर्जी क्या होगी अब्सॉर्ब या एनर्जी क्या होगी रिलीज। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि या तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी या बॉन्ड की क्या होगी ब्रेक, और इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी कभी भी रिएक्शन में इक्वल नहीं होगी, और उस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। चलते हैं चौथे पॉइंट्स पे, और वो है हमारा हेडिंग लगा लो जल्दी से, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये जो बच्चों मैं आपको टाइप्स रिएक्शन की बता रहा हूं, ये है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी या ऑन द बेसिस ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ एनर्जी। मैंने अभी बोला ना कि या रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी अब्सॉर्ब या रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी रिलीज। तो इस एनर्जी के अब्सॉर्प्शन और रिमूवल की बेस पे हम रिएक्शन की 2 टाइप्स बताते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है एनर्जी क्या होगी अब्सॉर्ब, तो वो क्या कहलाते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एनर्जी क्या होगी रिलीज, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अपना नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो बच्चों, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कितनी टाइप्स हैं जी? 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और बच्चों नंबर 2 है एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम ना कोई 4-5 डिफरेंस कर लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हम एटलीस्ट 4 पॉइंट को बताएं। तो चलें, सबसे पहला पॉइंट जो मैं पहले बता चुका हूं, एक्सो का मतलब क्या होता है? रिलीज करना, रिमूवल। तो बच्चों याद रखना किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एनर्जी क्या होगी रिलीज, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जल्दी से लिख लें पहला पॉइंट, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बच्चों याद रखना एंडो का मतलब क्या होता है? अब्सॉर्ब। तो जहां एनर्जी क्या होगी अब्सॉर्ब, उसे हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां हीट क्या होगी जी? हीट इज अब्सॉर्ब। चलेंगे सेकंड पॉइंट, ये एमसीक्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट, और इसको समझाने के लिए ना मैं तो ये जो अभी बताने लगा हूं ये तरीका यूज करता हूं। बेटा देखो,
यहाँ मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है या प्रोडक्ट के पास है। तो इसको मैं जो तरीका यूज करता हूँ जरा गौर से सुनना। देखो, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी कोई दे रहा है। एनर्जी कौन दे सकता है? जिसके पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। कभी भी कोई कम, जिसके पास पैसे कम है वो कोई कभी भी किसी को नहीं देगा। हमेशा जो बड़े लोग होते हैं वो अपने पैसे या कोई चीज तकसीम करते हैं, अगर अच्छे नहीं तो नहीं, वो भी नहीं करेंगे। तो याद रखना, हमेशा जिसके पास कुछ ज्यादा होता है वो दूसरों को देता है। तो देखो हमारे पास यहाँ इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी मिल रही है। इट्स मीन कि बच्चों हमारे पास ये जो रिएक्शन होते हैं, इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके पास एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। और जब वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले जाएंगे तो देखो अपने अंदर से एनर्जी क्या करके है, रिलीज। तो जब वो प्रोडक्ट में जाएंगे तो उनके पास एनर्जी क्या होगी, कम। तो याद रख लो, हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन होती है प्रोडक्ट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ reactant is greater than product। और सेम यहां हम बात करें एंडो में, तो देखो एंडो में रिएक्टेंट हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं। इट्स मीन उनके पास एनर्जी क्या थी, कम। तो कम वाले, इसका मतलब है जब वो रिएक्टेंट हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेंगे और वही प्रोडक्ट में चले जाएंगे तो अब उनके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो मालूम हुआ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की क्या होती है, ज्यादा। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि द टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन प्रोडक्ट। ओके जी, 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चों, याद रख लो हमारे पास ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये देखो हीट रिलीज कर रहे हैं। और जब ये हीट रिलीज करते हैं तो ये सिस्टम में हीट रिलीज होती है और सिस्टम से फिर ये किसमें जा रही है, बाहर सराउंडिंग में जा रही है। क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, कम, वहाँ हीट क्या होगी, कम। तो हीट की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई टेम्परेचर से कहाँ जाती है, लो टेम्परेचर की तरफ। तो बच्चों याद रखना कि ये जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, स्टार्ट में इनका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनका जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है, कम। मीन जब वहां वो हीट रिलीज करेंगे तो बच्चों वहां टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। और जब वो हीट सिस्टम से किस में ट्रैवल करना शुरू कर दी, सराउंडिंग की तरफ, तो सिस्टम का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, कम। तो याद रखना कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं इनका टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये भी पॉइंट ले लो, with the passage of time temperature of exothermic reaction is decreasing। सेम अगर यही पॉइंट हम उधर बोले तो देखो एंडोथर्मिक उनमें हीट अब्सॉर्ब, जैसे जैसे वो हीट अब्सॉर्ब करते जाएंगे सराउंडिंग से अपने सिस्टम में, तो बच्चों देखो उनका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंडोथर्मिक का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज। टेम्परेचर इनका क्या होगा, इंक्रीज। चलें, फोर्थ पॉइंट बच्चों गौर से सुनना ये वाली बात। हमारे पास आप जानते हो ना कि आप लोग 9th में भी पढ़ते थे, हम एक वर्ड यूज करते थे डेल्टा एच। उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, उसे हम बोलते हैं एनर्जी चेंजेस।
वो जो डेल्टा एच होता है वो दो साइन में लिखा जाता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। आप याद करो 9th क्लास में या आप लोग चैप्टर 6 में भी पढ़ चुके हो कि जब हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते थे तो वहां एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही होती थी, इसलिए हम वहां डेल्टा एच क्या लिखते थे, पॉजिटिव। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती थी उसमें जब हम एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे और एटम अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता था तो वहां हम डेल्टा एच क्या लिखते थे, नेगेटिव। इट्स मीन कि अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही हो तो वहां जो साइन यूज किया जाता है डेल्टा एच के लिए वो क्या होता है, पॉजिटिव। मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन की इंडिकेशन क्या है कि वहां डेल्टा एच हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ डेल्टा एच, सॉरी ये हमारा एक्सो है तो एक्सो में डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ हम लिख लेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। सेम यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव। डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। चलो जी, ये हमारे 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट आपको पता है ना, जब तक कोई एग्जांपल ना दो तब तक अच्छा नहीं लगता। तो 5th पॉइंट है जी एग्जांपल। हमेशा डिफरेंस में एग्जांपल अच्छी लगती है अगर दी हुई। ये देखो, ये मेरे पास है कार्बन और ये बर्न हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे और किस में चेंज हो रही है, CO2 में। बच्चों याद रखने ना, जितने भी कंबस्टन रिएक्शन हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक बात आपको बता रहा हूं, ये एग्जांपल नाम भी दोनों को इतनी भी बोल दिया करो कि जितने भी कंबस्टन रिएक्शन हैं, all the combustion reactions are called exothermic process। तो मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कंबस्टन रिएक्शन की। डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है यहाँ 393.7 और यहाँ जो हम एनर्जी के लिए यूनिट यूज करते हैं वो होता है जी किलो जूल पर मोल। यहाँ साइन है जी नेगेटिव क्योंकि यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, सेम एग्जांपल हम देते हैं एंडोथर्मिक में। जैसे मैंने बोला ना कि जितने भी कंबस्शन रिएक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। सिमिलरली जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो मैं एक रिएक्शन जो आपकी बुक में दिया हुआ वो भी आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये है N2 प्लस O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस टाइम एटमॉस्फेयर में मौजूद है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, बिजली चमकती है और ये दोनों को हीट एनर्जी मिलती है, तो ये दोनों आपस में कैसे रिएक्ट कर जाती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू NO में, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए इसके साथ जोड़ा जाता है। यहाँ कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव 180 किलो जूल पर मोल। एनर्जी क्या होती है जी, अब्सॉर्ब। तो इस तरीके से ये हमारे पास बच्चों 4-5 डिफरेंस हो गए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एंड इट्स लिमिटेशन। ये हेडिंग लगा लो, ये मैं ना हमेशा शुगल के लिए लिखवा देता हूँ, इसको लिख लो, क्या याद है, एंजॉय करना चाहिए बच्चों। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जो हीट रिलीज और अब्सॉर्ब हो रही होती है, इसकी मदद से
आपकी बुक में लिखता है कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर लेते हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखना, विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी दैट इज चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन we can study the chemical bonding and chemical equilibrium. मीन इन दोनों को स्टडी करना आसान हो जाता है अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन की हीट एनर्जी का पता लग जाए। ये है इसकी इम्पोर्टेंस। और लास्ट, हमेशा जब भी किसी की तारीफ करते हैं ना तो थोड़ी सी उसमें ना उसकी खामी बता देनी चाहिए ताकि वो बहुत ज्यादा ना खुश ना हो। तो बच्चों इसकी एक छोटी सी खामी बल्कि बहुत बड़ी खामी है, हमारे पास बहुत ही ऐसे फ्यू रिएक्शंस हैं जिनकी हीट एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन में चेंज हो रही होती है उसको हम एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या है जी, लिमिटेशन है कि हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम हर केमिकल रिएक्शंस की जो एनर्जी चेंज है उसको एक्यूरेटली फाइंड कर सकें। तो ये इस थर्मोकेमिस्ट्री की क्या है, लिमिटेशन है। तो ये था जी हमारा इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आप इसको एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।